उसकी जगह कोई और होता तो मेरा काम ही तमाम हो गया था। इस वक्त बहुत ज्यादा कहने सुनने की गुंजाइश नहीं थी। सीधी सी बात थी कि अव्वल खान ने तयशुदा कोने पर पहुंचकर मेरी तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई तो मैं बोझ ढोता हुआ नजर आया और वो दबे कदमों मेरे पास आ पहुंचा। हम दोनों ने फुर्ती से बेहोश आदमी को घसीटकर झाड़ियों में इतनी दूर तक धकेल दिया कि वो आसानी से किसी की नजरों में ना सके, और रामचंद हरगिज नहीं था वो। गो हम दोनों में से किसी ने मोतीलाल को नहीं देखा था, लेकिन अव्वल खान का भी अंदाजा था कि वो मोतीलाल नहीं हो सकता था। इसका मतलब था कि हमारे असल हरीफ बदस्तूर अंदर मौजूद थे। मकान में दाखिले का रास्ता तलाश करने की मुश्किल खुद ब खुद हल हो चुकी थी। मकान का बरामदे में खुला हुआ दरवाजा हमको अंदर दाखिले की दावत दे रहा था। हम कुछ देर तक अपने गंजे आफियत में दुबके किसी रद्द-ए-अमल का इंतजार करते रहे। जब कहीं से नकलो हरकत की कोई आवाज या आहट नहीं सुनाई थी तो हमने एहतियात से अंदर दाखिल होने का फैसला कर लिया। अव्वल खान मेरे आगे था, मैं उसके पीछे झाड़ियों की ओट से निकला और पंजों के बल तोड़ता हुआ बरामदे में पहुंच गया। दीवार से लगकर अंदर की सुनगुन लेने के बाद हम दोनों यके बाद दीगरे अंदर दाखिल हो गए। वो एक राहदारी का कुशादा इब्तदाई हिस्सा था। इसमें दाहिनी तरफ एक बंद दरवाजा था जो शायद ड्राइंग रूम में खुलता था। अंदर गहरा सकूत छाया हुआ था। अव्वल खान ने दस्ता घुमाकर हल्का सा दबाव डाला तो दरवाजा कोई आवाज पैदा किए बगैर खुल गया। अंदर फर्शी कालीन पर कीमती फर्नीचर सजा हुआ था, लेकिन उन सब चीजों की अबतर हालत मकीनों की बेपरवाही का नोहा कर रही थी। हम वो दरवाजा बंद करके आगे हुल के। इस वसीअ अरीज घर में कुल 7 कमरे थे, जिनमें से 6 बिल्कुल वीरान पड़े हुए थे। 7वें कमरे में से आने वाली मर्दाना और जनाना आवाजें सुनकर हमने उसका जायजा लेने का इरादा मुलतवी कर दिया। मुझे फिक्र ये थी कि इस मकान में वीरा के साथ कम से कम 2 मर्द मौजूद थे। एक के साथ वो बंद कमरे में कुछ कपियों में मसरूफ थी, लेकिन दूसरे का कहीं पता नहीं था। मुझे शुबा होने लगा कि कहीं हमारे हाथों बेहोश होने वाला शख्स मुलाजिम के बजाय खुद मोतीलाल ही ना रहा हो। उसके सिवा दूसरे आदमी की रूपोशी का कोई जवाब नजर नहीं आ रहा था। मैं यहीं ठहर कर बंद कमरे पर निगाह रखता हूँ, तुम जरा छत का भी एक चक्कर लगा डालो। अव्वल खान ने ऊपर जाने वाले जीनों की तरफ इशारा करते हुए सरसरी लहजा में कहा। मैं खुद भी यही चाहता था कि बंद कमरे में तबाजमाई करने से पहले ये इत्मीनान कर लिया जाए कि हम पर बेखबरी में पीछे से वार नहीं किया जाएगा। ऊपर जाने वाले जीने तय करते हुए मैं बिल्कुल बेखौफ था। मैंने पिस्तौल पहले ही जेब में रख लिया था। इस वक्त क्लाशनकोव भी शाने से लटकाई, लेकिन जीनों का इख्तिताम होने पर मैं छत पर बनी हुई बरसाती में दाखिल हुआ तो मेरा दिल उछल कर हल्के में आ गया। मकान की छत पर किसी कमरे की तकरीबन 2.5 फुट ऊपर उभरी हुई सनरूफ के साए में एक शख्स सीने के बल लेटा हुआ शीशे से अंदर झांक रहा था। मैंने इस मामले की अहमियत के पेश नजर चाकरोला के सवारों के हुलिये इतनी तफसील से जेर नशीन किए थे कि उनकी शक्लों के अलावा लिबास तक मुझे याद थे। मुझे छत पर लेटे हुए शख्स का चेहरा नजर नहीं आया, लेकिन मैंने उसके लिबास पर नजर पड़ते ही पहचान लिया कि वो रामचंद था। रुपोश दुश्मन का सुराग मिलते ही मेरे वजूद में आजम और हौसले की एक नई लहर सरायत करती चली गई। वो सनरूफ एक मुस्ततील की सूरत में तामीर की गई थी। इसमें कोने के 4 सतूनों पर बीम और कंक्रीट की छत को रोका गया था। बीम और छत के फर्श के दरमियान तकरीबन 2-2.5 फुट ऊंची जगह पर 24 फ्रेम में शीशे जड़े हुए थे ताकि दिन की रोशनी और सूरज की धूप बराह रास्त कमरे में पहुंच सके। शीशे की दीवारों की नापायदारी का सद्दबाब करने के लिए अंदर के रुख पर मजबूत आयनी ग्रिल नस्ब की गई थी, जिसकी वजह से शीशे तोड़कर कमरे में उतरना आसान नहीं रहा था। इस वक्त सूरज मगरिब में था। कमरे के दरो दीवार पर अपना साया पड़ने के खौफ से रामचंद इस वक्त शीशे की मशरकी दीवार के साथ लेटा हुआ था। उसके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो जो कुछ कर रहा था खुफिया तौर पर और किसी को एतमाद में लिए बगैर कर रहा था। चंद सानियों तक जहन पर जोर देने के बाद मैं पूरी सिचुएशन देखने और समझने में कामयाब हो गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक सनरूफ इसी कमरे में बनी हुई थी जिसमें वीरा किसी के साथ मौजूद थी। वीरा के पहुंच जाने के बाद मोतीलाल ने शायद रामचंद को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया और खुद वीरा को लेकर उस कमरे में जा बैठा। मुमकिन है कि वो इस वक्त नशे में भी रहा हो। रामचंद ने अपनी तौहीन का इंतकाम यूं लेना चाहा कि उनकी खलवत का तमाशाई बनकर सनरूफ के सहारे लेट गया। इस वक्त वो अपनी इसी इंतकामी जज्बे की वजह से बदतरीन सूरत हाल का सामना करने वाला था। कमरे में जो कुछ हो रहा था वो रामचंद के लिए इस कदर दिलचस्प था कि अपने गिरदो पेश से यकसर गाफिल होकर अपने मुशाहिदे में मुनहमिक था। मैं आहिस्तगी से बरसाती से निकलकर उसके कदमों के करीब जा खड़ा हुआ, लेकिन उसे फिर भी अपने ऊपर नाजल होने वाले अजाब का इदराक न हो सका। मैंने नहायत इत्मीनान से पोजीशन लेकर दोनों टखनों के करीब से उसकी पिंडलियां जकड़ी और वहशियाना बेरहमी से उसे उसी हालत में पीछे की तरफ घसीटता ले आया। उसने हल्क से दहशतज़दा आवाजें निकालते हुए किसी चीज को पुकारने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन उसके सामने सपाट शीशे और मुसत्ता फर्श के सिवा कुछ भी नहीं था। आईनी ग्रिल जो इसका सहारा बन सकती थी शीशों के पीछे कमरे के रुख पर लगी हुई थी।
मैं उसे उसी तरह घसीटता हुआ बरसाती तक लाया। पुख्ता फर्श की तेज रगड़ उसके पेट और सीने पर यकीनन खराशें डाल रही होगी, क्योंकि चंद फुट के बाद ही फर्श पर खून की घिसटती हुई लकीरें नजर आ रही थी। उसे पलटकर सीधा होने का मौका दिया बगैर मैंने उसकी कमर पर सवार होकर उसकी टांगें पूरी कुव्वत के साथ ऊपर उठानी शुरू कर दी। अजियत से उसकी चीखें निकली तो मैंने हड़बड़ाकर उसकी टांगें छोड़ दी। शोर की आवाज मोतीलाल के कानों तक पहुंच जाती तो हमारे लिए परेशानी पैदा हो सकती थी। सनरूफ के शीशे गर्दो गुबार और बरसाती वगैरह की रोकथाम के लिए इतनी महारत के साथ सील किए जाते हैं कि इस रास्ते से रामचंद की आवाज कमरे तक नहीं पहुंच सकती थी। कमरे का दरवाजा बंद होने की वजह से उधर से भी आवाज का सही अंदाजा नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी हर एहतियात जरूरी थी। उसकी टांगें छोड़कर मैं उसकी पूंछ से उतरे हुए उसकी खोपड़ी की तरफ घूमा तो मेरा दौराने खून मेरी कनपट्टियों पर ठोकरे मार रहा था। मेरे नीचे दबा हुआ शख्स एक सफारती एहलकार नहीं, दरिंदा सिर्फ सीक्रेट एजेंट था। दूसरों की जिंदगियों की चिराग गुल करके अपने लिए कामयाबियां कमाने वाले इन एजेंटों को अपने मुतवक्का अंजाम का अच्छी तरह इल्म होता है, जिसे वो मसरूफियत या फिर जिंदगी के रंगीनियों में घिर कर भूले रहते हैं। खरीफ के मुकाबले में अपना मकसद हासिल करने के लिए इनके पास एक ही रास्ता होता है, दुश्मन को खत्म करके सुर्खरुई हासिल करें या बेखौफी से मौत को गले लगा लें। इस वक्त रामचंद ने अंदाजा लगा लिया था कि वो अचानक ही अपने किसी अजनबी दुश्मन की भयानक गिरफ्त में आ चुका था। वो मेरी दस्तरस से बचने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, मगर मैं उस दरिंदों को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसके बाल पूरी कुव्वत से मुट्ठी में जकड़े और फिर उसके चेहरे को फर्श पर दे मारा। उसके हल्क से घुटी घुटी चीख निकली और फर्श पर खून फैलता चला गया। शायद फर्श से टकराने के नतीजे में उसकी पेशानी, नाक की हड्डी या धाना लहूलुहान हो चुका था। वो वहशत के आलम में हाथ पैर चलाने लगा। मैंने बाल जकड़े जकड़े दोबारा उसका सर ऊपर उठाकर चेहरा फर्श पर दे मारा और जुनून के आलम में बार बार इस हरकत का अदा करता चला गया। मुझे याद नहीं कि मैंने कितनी बार उसका सर फर्श से टकराया। मुझे इस वक्त होश आया जब मैंने यक बजक महसूस किया कि उसकी सारी मुजामत दम तोड़ चुकी थी। फर्श का एक बड़ा हिस्सा ताजा खून में डूबा हुआ था और वो बेजान पुतले की तरह मेरे नीचे दबा हुआ था। मैं उसके बाल छोड़कर नीचे उतरा। रामचंद की यादगार मुरम्मत का वो अमल इतनी आसानी से ज़ाहुर पजीर हुआ था कि मेरा लिबास शिकन आलूद हुआ था, न बदन पर खून की कोई नापाक छींट आई थी। मुझे मुकम्मल इत्मीनान था कि वो काफी देर तक होश में नहीं आ सकेगा। मैं उसका जायजा लिए बगैर जीनों की तरफ बढ़ गया। अव्वल खान जीनों के इख्तिताम पर सख्त बेचैनी के आलम में मेरा इंतजार कर रहा था। मेरी झलक देखते ही वो दबी दबी मुतवहिश आवाज में हो रहा, कहाँ रह गए थे? ये चीखें कहाँ से बुलंद हो रही थी? आखिर राउंड के लिए मैदान साफ कर रहा था। मैंने जवाब दिया तो मुझे खुद अपनी आवाज अजनबी महसूस हुई। ऊपर रामचंद सनरूफ से तमाशा देख रहा था। अब वो कई घंटों के लिए बेहोश हो चुका है। तो मोतीलाल के कमरे के दरवाजे पर पोजीशन ले लो। मैं सनरूफ से उसे ललकारता हूँ, इस वक्त तुम पर दरिंदगी सवार है। अव्वल खान गौर से मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, थोड़ी देर के लिए तुम यहाँ रुको, मैं ऊपर का जायजा लेकर आता हूँ ताकि पूरी सूरत हाल समझ सकूं। पता नहीं तुम ऊपर क्या गुल खिला कर आए हो। ऊपर गुल नहीं बुलबुल है, 100% बेहोश और जख्मी। मैं कोशिश के बावजूद अपनी आवाज में नरमी पैदा करने की कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। इस वक्त तुम पागल हो रहे हो, मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं कर सकता। वो मुझे एक तरफ धकेल कर तेजी से जीने चढ़ता चला गया। मैं बेपरवाही से जीने की खूबसूरत चौबी रेलिंग का सहारा लेकर सिगरेट सुलगाने में मसरूफ हो गया। चंद मिनट बाद अव्वल खान नीचे आया तो बुखलाया हुआ था। जिसे तुम बेहोश समझ रहे हो वो मर चुका है। उसके चेहरे और पेशानी की सारी हड्डियां चिकनाचूर होकर खून में लथड़ी हुई हैं। वो बिल्कुल नाकाबिल शिनाख्त होकर रह गया। मर गया तो अच्छा ही हुआ ना, मेरा उसे खत्म करने का इरादा नहीं था, मैंने कहा। सनरूफ के नीचे वीरा एक नीम मदहोश मर्द के साथ। अव्वल खान ने मुझे अपने मुशाहिदे से आगाह करना चाहा, लेकिन मैंने इंतहाई तलखी से उसके बात काट दी। शीशों से मैं भी अंदर झांक सकता था, मगर मैंने उसकी जरूरत नहीं समझी। मुझे अंदाजा है कि तुमने बंद कमरे में क्या देखा होगा। रामचंद भी पूरे इन इमाग से वही सब कुछ देख रहा था कि मैंने खामोशी से उसे दबोच लिया। इसका हशर तुम देख ही चुके हो। अव्वल खान ने मेरे दोनों शाने थाम कर मुझे बुरी तरह झंझोड़ डाला। अरसर को शाना हुर्राट में बोला, होश में आओ, तुम गलत समझ रहे हो। कमरे में वीरा मगलूब नहीं गालिब है। वो दोनों शराब पी रहे हैं। मर्द नशे में बहका हुआ मालूम हो रहा है। मेरा ख्याल है कि वही मोतीलाल है। मैं एक झुरझुरी लेकर रह गया। अव्वल खान ने पूरी सिचुएशन की वजाहत करके मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया था। उसमें खूबी यही थी कि वो इशारा पाकर बात की तह तक पहुंच जाता था। वीरा कोई पारसा औरत नहीं थी, लेकिन वो जो कुछ करती थी सोच समझ कर और अपनी मर्जी से करती थी। मेरे लिए ये तसव्वुरी सुहाने रूह था कि वो मोतीलाल के चुंगल में फंसकर उसके जबर का निशाना बन गई थी। शायद मेरे लाशौर के किसी गोशे में उभरने वाले इसी खौफ ने आर्जी तौर पर मेरा जहन माऊफ करके रख दिया था। वो मोतीलाल है और अब अकेला रह गया है। तुम दरवाजे के सामने जम जाओ, मैं ऊपर जा रहा हूँ। अव्वल खान ने अपना सर झटक कर मेरी शाने छोड़ दिया और मैं जीनों पर दौड़ता चला गया। जेन पर छाई हुई धुंध साफ होने के बाद सनरूफ से कमरे का जायजा लेने में कोई अमर मान्य नहीं था। मैंने खासी बेहतियाती बल्कि ढटाई से सनरूफ के एक शीशे से अंदर झांका तो नीचे मुझे एक वसी और आरास्ता ख्वाब नजर आया। पूरे मकान के मुकाबले में वो कमरा बहुत साफ सुथरा और पुरताइश नजर आ रहा था।
ऐसा मालूम हो रहा था जैसे पूरे घर में सिर्फ इसी एक कमरे की बाकायदा सफाई और देखभाल होती हो। मुसहरी का बिस्तर शिकन आलूद था। एक गोशे में शीशे की गोल मेज के गिर्द 4 मुनक्कश और गदीली कुर्सियां पड़ी हुई थी। उनमें से एक पर वीरा अपने मुकम्मल बहरूप समेत मौजूद थी। दूसरी पर गंदमी जिल्द वाला एक दराज का शख्स नीम दराज था। उसके हाथ में जाम था और नजरें वालियाना अंदाज में वीरा के चेहरे पर मरकूज थी। लम्हा भर के लिए वीरा के लबों में चुंबिश नजर आई, फिर शायद वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन कमरे की कोई भी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच सकी। अगर सनरूफ के शीशों की तनसीब में जरा सा भी नुक्स होता तो न सिर्फ अंदर की सब आवाजें मुझे सुनाई देती, बल्कि रामचंद की चीखें भी अंदर सुनी जा सकती थी। सनरूफ के शीशों को बेअसर बनाने के लिए अंदर की चारों समतों में गहरे नीले रंग के दबीज पर्दे नजर आ रहे थे, जो इस वक्त गोशों में सिमटे हुए थे। हर कोने में पर्दों को सरकाने के लिए सुनहरी रंग की मोटी मोटी और मुज़य्यन डोरियां झूल रही थी। इन डोरियों की मदद से कमरे के फर्श पर खड़े खड़े सनरूफ के दबीज पर्दों को आसानी से खोला और बंद किया जा सकता था। शीशे की गोल मेज पर वीरा के सामने भी विस्की का गिलास नजर आ रहा था। उसके इत्मीनान को देखते हुए यूं महसूस हो रहा था जैसे वो वहां से वापसी का इरादा न रखती हो। चंद लम्हों के लिए मैं सोच में पड़ गया। वीरा अपने शिकार तक पहुंच चुकी थी और इस पर हावी नजर आ रही थी। वो जब चाहती उसे भीमगन की जद पर लेकर वहां से रवाना हो सकती थी। फिर उसे किसका इंतजार था? मैंने पिस्तौल निकालकर उसके नाल का रुख दराज कामत शख्स की करीबी दीवार की तरफ किया और सनरूफ के शीशे पर फायर कर दिया। मुझे पूरा यकीन था कि खुली छत पर होने वाले फायर का धमाका सुनकर कोई भी शख्स समत या मकाम का तयन करने में कामयाब नहीं हो सकेगा। पुरशोर बारूदी धमाके के साथ ही शीशा टूटने का छनाका हुआ और गोली मेरे लिए हुए निशाने के मुताबिक दीवार में पवस्त होगी। फायर की आवाज सुनते ही मोतीलाल का नशा हिरन हो गया और वह अरे बाप रे कहकर अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। शीशा टूट जाने की वजह से उस बार मैंने अंदर की आवाज वाज़ेह तौर पर सुनी थी। मोतीलाल के आवाज इतने मख्तल थे कि वो कुछ भी समझ ही नहीं सका था कि फायर कहां से हुआ था, मगर वीरा ने शीशा टूटने की आवाज सुनते ही सनरूफ की तरफ देखा और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान तैर की। मैंने पिस्तौल की धुआं उगलती हुई नाल को जुम्बिश देकर उसके लिए खारसगाली का इजहार किया, फिर भारी आवाज में कहा, होशियारी या बदमाशी दिखाने की जरूरत नहीं, पूरा मकान पुलिस ने घेरे में ले लिया हुआ है। दोनों खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकला। मोतीलाल ने हैरत से सर उठाकर सनरूफ की तरफ देखा और हकलाते हुए बोला, हाँ हम शरीफ आदमी हैं, पुलिस को हमारे घर में चोरों की तरह घुसने की क्या जरूरत पेश आ गई? तुम बाहर आओ, फिर सब कुछ बता दिया जाएगा। मैंने सर्द लहजा में कहा, मैं किसी बावर्दी पुलिस अफसर को देखा बगैर बाहर नहीं आऊंगा। मोतीलाल के खोए हुए ओसान तेजी से बहाल होते जा रहे थे। तुम तो सूरत से ही अव्वल दर्जे के चोर मालूम होते हो। मोती डार्लिंग, इसकी बात मान लो। वीरा ने संजीदगी से उसे मशवरा दिया, ये दूसरा फायर भी कर सकता है, हम इसके मुकाबले में खराब पोजीशन में, तुम्हारे आदमी भी ना जाने कहाँ गायब है। कमरे का दरवाजा अंदर से बोलट है, इसे तोड़ने में इन्हें दांतों पसीना आ जाएगा। ये हरामजादे मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते। ये कहती उसने अचानक दौड़ लगा थी। वो उसी दीवार की तरफ दौड़ा था जिस पर मैंने पोजीशन ली हुई थी। यूं वो चश्मे जदन में मेरी निगाहों से उछल गया। मैं छत पर उभरी हुई सनरूफ का चक्कर काटकर मुखालिफ समत में पहुंचा तो इस वक्त तक वीरा उस पर हमला आवर हो चुकी थी और बाएं हाथ से उसका गिरेबान थाम कर पेचीदा गालियों के साथ उसके चेहरे पर मुक्के बरसा रही थी। मोतीलाल बस चंद सानियों तक हैरत और सख्ते के आलम में उसके हाथों पिटता रहा। फिर उसने अचानक ही नीचे झुककर वीरा को अपने दोनों हाथों पर उठाकर दूर उछाल दिया। मोतीलाल की इस चाबक दस्ती ने मुझे हैरान कर दिया। वीरा को भी अपने इस अंजाम की तवक्का नहीं थी। वो बुलंदी से मुसहरी के करीब जाकर कालीन पर गिरी तो उसके हल्क से एक बेसाख्ता सुरीली चीख आजाद होगी। उसके साथ शायद अव्वल खान ने कमरे के दरवाजे पर तब आजमाई शुरू कर दी। मुझे शुबा था कि तुम कोई आवारा कुतिया हो, मोतीलाल जहरीली आवाज में फुनकारा। मैंने इसीलिए खुद आने के बजाय रामचंद को भेजा था। अब तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं लौट सकोगे। वीरा तड़प कर कालीन से उठी तो उसका हाथ अपने बाएं पहलू पर था। शायद वो बीम गन निकालने का इरादा कर रही थी, मगर उससे पहले ही मोतीलाल अपनी किसी जेब से रिवॉल्वर निकालकर वीरा को उसकी जद पर ले चुका था। हाथ ऊपर उठा लो वरना मैं बेरहमी से तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा, वो गुराया। उसकी हालत देखकर मुझे शुबा हुआ कि वो किसी भी लम्हे वीरा पर फायर कर देगा। इस वक्त उसकी पूरी तवज्जो वीरा पर मरकूज थी। मैंने उसके रिवॉल्वर वाले हाथ का निशाना लेकर दूसरा फायर कर दिया। गोली उसकी कलाई में उतर गई। वो खड़े खड़े अपनी जगह पर नाच कर रह गया। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल चुका था। वीरा ने सुराज से बीम गन निकाली और ताकवाना लहजा में बोली, दरवाजे के बोलट गिरा तो वरना तुम्हारा भी वही हैशर होगा जो राजर का हुआ था। राजर? मोतीलाल का मुंह हैर से खुला और फिर बंद हो गया। तुम कौन हो? बूझ सकते हो तो बूझ लो। मैं कोई पहेली नहीं हूँ, जो भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। नहीं नहीं, तुम वीरा नहीं हो सकती। वो वीरा को घूरते हुए हज़ियानी लहजे में बोला, सब कुछ बदला जा सकता है मगर आंखों का रंग नहीं बदला जा सकता। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं जो भी हूँ इस वक्त तुम्हारी मौत के रूप में तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। दरवाजा खोलो वरना मैं अभी तुम्हारी टांगों को जलाकर राख कर दूंगी। वीरा सफाकाना लहजा में बोली। मोतीलाल की आंखों में खौफ की परछाइयां लरजने लगी। वो मुतजब्जब नजर आ रहा था। दूसरी तरफ अव्वल खान ने शायद दरवाजा उखाड़ फेंकने के लिए उस पर शाने से जोरदार जरबे लगानी शुरू कर दी थी। दरवाजा खोलो, वीरा ने डपट कर कहा और एक दीवार गिर्द हाथी फानूस का निशाना लेकर
एक लहजे के लिए बीम गन चला दी। बीम गन के पतले से नोजल से मौत की नीलगू शुआओं की एक बारीक धार फानूस की तरफ लपकी और वह पिघल कर पुरशोर आवाज से जमीन पर गिर गया। शुआओं के सत में आने वाला हिस्सा पिघल कर पल भर में कट गया था। फानूस के बाकी हिस्से बदस्तूर पूरी आबोताब के साथ छिलमिला रहे थे। मोतीलाल किसी रोबोट की तरह हरकत में आया और उसने यकेबादी गिरे दरवाजे के निचले और ऊपरी बुलेट खोल दिए। अव्वल खान को अंदर होने वाली कार्रवाइयों का कोई इल्म नहीं था। जिस वक्त मोतीलाल ने दूसरा बुलेट सरकाया, इसी लम्हे अव्वल खान ने बाहर से दरवाजे पर जोरदार जर लगाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वजनी पट ने मोतीलाल को दूर उछाल फेंका और अव्वल खान भी खुले हुए दरवाजे में से उड़ता हुआ कमरे के वस्त में आ गिरा। इन दोनों को ऐसी जरबात आई कि उनमें से कोई भी फौरन नहीं उठ सका। वीरा ने अपनी पोजीशन तब्दील करके मोतीलाल को बीम गन की जद से नहीं निकलने दिया था। मेरी छत पर मौजूदगी की जरूरत बाकी नहीं रही थी। मैंने जीनों की तरफ तोड़ लगा थी। मैं उस कमरे में पहुंचा तो बसात सिमट चुकी थी। मोतीलाल कालीन पर बेहिस हरकत पड़ा गहरे गहरे सांस ले रहा था। शायद उन दोनों में से किसी ने उसे बेहोश कर दिया था। फाटक खोलकर मेरे आदमियों को गाड़ी समेत अंदर बुला लो। अव्वल खान ने मुझे हदायत थी। क्या इसे लाद कर ले जाने का इरादा है? मैंने हर से पूछा। हाँ, इसकी धुनाई कोनी जरूरी है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये ट्रांसमीटर के जरिए किन अफराद को हदायत देता रहता है। सांप के साथ संबोलियों का भी सफाया हो जाए तो बेहतर रहेगा। और चाड़ियों वाले का क्या किया जाए? मैंने बहस किए बगैर अगला सवाल किया। इसके हाल पर छोड़ दो, इस वाकई की तशहीर वही कर देगा। मोतीलाल के अलावा यहाँ मजीद 2 आदमी हैं। वीरा ने अपनी दानिश में इंकशाफ किया। अगर एक झाड़ियों में पड़ा हुआ तो तीसरा कहीं न कहीं छुपा हुआ होगा। वह छत पर इत्मीनान से सो रहा है, उसे कोई नहीं जगा सकेगा। मैंने कहा। शुरू ही से मेरा सारा प्रोग्राम गड़बड़ होता रहा। वीरा मुदाफाना लहजे में बोली। पहले मैं प्रताप के साथ आने वाले रामचंद को मोतीलाल समय बैठी। मोतीलाल ने उसे पैगाम देकर भेजा था, लेकिन मेरी बेतकल्फी देखकर वो भी चुप साध गया। प्रताप के उतरने के बाद ही ये बातें बाद में होती रहेंगी। अव्वल खान ने उसकी बात काट दी। यहाँ 2 फायर हो चुके हैं। हम ज्यादा देर तक यहाँ रुके रहे तो पुलिस भी आ सकती है। ये मामला बाला ही बाला निमट जाए तो बेहतर है। वो मेरे लिए भी इशारा था। मैं फौरन उस पुरशिकू ख्वाबगाह से निकल गया जहां मोतीलाल ने वीरा के साथ कैफो सरूर की कोई यादगार महफिल सजाने का मंसूबा बनाया हुआ था। अव्वल खान के दोनों आदमियों की निगाहें उस मकान पर जमी हुई थी। मैंने जैली खिड़की खोलकर बाहर निकले बगैर उन्हें आने का इशारा किया और चंद सानियों में गाड़ी फाटक पर आ गई। मैंने फाटक खोलकर उन्हें गाड़ी अंदर लाने का रास्ता दिया और दोबारा फाटक बंद कर दिया। मैं बुलेट लगाकर पलटा तो अव्वल खान बेहोश मोतीलाल को अपने कांधे पर लादे बाहर आ चुका था। वीरा उसके पीछे चली आ रही थी। मुझे इस बात पर बहुत खुशी थी कि हम एक तवील अरसे बाद भारतीय सीक्रेट सर्विस के एक इंतहाई अहम आदमी को जिंदा गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए थे। मैंने उन लोगों का हाथ बटाते हुए मोतीलाल पर तशद्दुद के मुख्तलिफ मराहिल की मनसूबाबंदी शुरू कर दी थी। मेरा अंदाजा था कि वो ज्यादा देर तक अपनी जुबान बंद रखने में कामयाब नहीं हो सकता था। इससे हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में भारतीयों की तकरीबी जाल को उस हद तक तबाह किया जा सकता था कि इस खित्ते में बरसों तक दोबारा नहीं पनप सकते थे। अव्वल खान ने मोतीलाल को अपनी कार की डिक्की में मुकफ्फिल कर दिया तो वीरा ने झाड़ियों वाले शख्स को देखने की फरमाइश कर दी। इस मकान से रवाना होने से पहले वो यकीन कर लेना चाहती थी कि वो कोई नया आदमी नहीं था। अव्वल खान के मां पर मैं उसे उन झाड़ियों की तरफ ले गया तो वीरा दूर ही से उसका चेहरा देखकर मुतमईन हो गई। यही आरामजादा मोतीलाल का खास खिदमतकार है। रामचंद ने मुझे बताया था कि भारतीय कौंसल खाने के चक्कर काटने वाली खूबरू लड़कियों को शंकर ही वर्गला कर मोतीलाल तक पहुंचाता है। रामचंद से तुम्हारी इतनी गहरी दोस्ती कब से होगी? मैंने खुशकिला जम पूछा। रास्ते में बताऊंगी, यहाँ वक्त जाया ना करो, वीरा हंस कर बोली। अव्वल खान गाड़ी का इंजन स्टार्ट किए हमारी वापसी का मुंतजिर था। उसका एक आदमी पिछली नशिस्त पर बैठा हुआ था, दूसरा फाटक के बाहर खड़ा था। वीरा अगली सीट पर बैठ गई। मैंने एक भी नशिस्त संभाल ली। फाटक खोला गया और गाड़ी रेंगती हुई बाहर निकल गई। एसटीएफ का दूसरा आदमी फाटक बंद करके जैली खिड़की से बाहर आकर पीछे ही बैठ गया। इस वक्त तक हमारे कुर्बो जवार में कोई ऐसा मुतनफस नजर नहीं आ रहा था जो खास तौर पर हमारी तरफ मुतवज्जा हो। 2 गलियों से निकलने के बाद एसटीएफ वालों की वो गाड़ी भी नजर आ गई जिसमें तीसरा आदमी प्रताप अधिकारी के बेहोश वजूद के साथ अपने साथियों की वापसी का इंतजार कर रहा था। अव्वल खान ने खामोशी के साथ दोनों आदमियों को वहां उतारा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। क्या यह प्रताप अधिकारी को कहीं और ले जाया जा रहा है? मैंने पूछा। प्रताप अधिकारी वो कहाँ है? अव्वल खान के जवाब देने से पहले वीरा मुताहिराना अंदाज में बोल पड़ी। उसे एहतियात से दूसरी कार की डिक्की में रखा हुआ है। मैंने शौकी से कहा, आज हम अमली तौर पर तुम्हारा फैलाया हुआ गंध ही समेटते फिर रहे। पहले प्रताप को उठाना पड़ा, फिर शंकर को बेहोश करना पड़ा। रामचंद मजाक में मारा गया और अब मोतीलाल हमारे साथ है। नामों से सब ही हिंदू मालूम होते हैं। वीरा बुरा माने बगैर बोली। जरूरी नहीं कि पाकिस्तान में रहने वाले सारे ही हिंदू इनके हम ख्याल हो, लेकिन यह बात हैरतनाक है कि मोतीलाल के सारे करीबी साथी उसके हम मजहब हैं। उसने मकामी गद्दारों में से किसी को अपने एतमाद के काबिल नहीं समझा। यह सोचने वाली बात है, लेकिन इस वक्त हम सोच विचार में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने कहा, तुम प्रताप के उतर जाने के बाद की कहानी सुना रही थी। हाँ, प्रताप के उतरने के बाद जब मैंने बेतकल्फाना बातों का सिलसिला शुरू किया
तो रामचंद की गुफ्तगू में मोतीलाल वाली रवानी और बेसाख्तगी नहीं थी। वो पिछले बयान का तसलसल जारी रखते हुए बोली, वो छेड़छाड़ तक से घबरा रहा था, आकर उससे ना रहा गया और उसने क्लिफ्टन का पुल अबूर करते हुए एतराफ कर लिया कि वो मोतीलाल नहीं है। उसे हैरत थी कि मैं धोखा कैसे खा गई। मोतीलाल ने उसे बता दिया था कि वो जिस लड़की को लाएगा वो एक कॉकटेल पार्टी में उसकी दोस्त बनी थी। मैंने कह दिया कि मैं अनजान बनकर उसे आजमा रही थी। वो एक शरीफ आदमी है और मुझे उससे दोस्ती करके खुशी होगी। उस पर उसने मुझे मोतीलाल और शंकर के बारे में बहुत सी जाती बातें बताई और उसने मुझसे वादा लिया कि मैं मोतीलाल से उसकी शिकायत नहीं करूंगी। अगर मुझे इब्तिदा ही में रामचंद पर शुबा ना हो जाता तो आज मैं बुरी तरह मार खा जाती और मोतीलाल के धोखे में उसी को रास्ते से अगवा करके कुरंगी ले जाती। मुझे हर कीमत पर मोतीलाल पर हाथ डालना था, इसलिए मैं मोतीलाल के घर पहुंचने तक रामचंद की मर्जी के मुताबिक अमल करती रही और नतीजा तुम्हारे सामने है। ये तुम्हारी कोशिशों का नतीजा नहीं है, मैंने सर्द महरी से कहा। तो मोतीलाल तक पहुंच जाने के बाद भी इतने इत्मीनान से उसकी ख्वाबगाह में बैठी हुई थी जैसे रात वहीं गुजारने का इरादा है। होश में रहकर बात करो। मेरी बात पर वो एकदम भड़क गई। अपनी मसलहतों को मैं खूब समझ रही थी। मैं गलत वक्त और मौका पर कोई कदम उठाती तो वहीं मारती जाती। इस घर में कदम रखते ही मुझे इल्म हो गया था कि वहां मैं 3 मर्दों के मुकाबले में अकेली हूं। तुम कहां हो और मेरे लिए क्या कर सकते हो, इस बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मैं मोतीलाल को नशे में धुत करने के बाद उसके दोनों आदमियों का सिफाया करने और फिर मोतीलाल को लेकर निकलने का मंसूबा बना रही थी। रामचंद किसी गोशे में आसानी से मेरे दाम में आ जाता। इससे निमटने के बाद शंकर से दूब लड़ना पड़ता तो मैं उसे मार लेती। उसे कैसे मार लेती? तुमसे तुम अधहोश मोतीलाल को भी नहीं संभाला गया। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। उसने तुम्हें किसी खिलौने की तरह दोनों हाथों पर उठाकर उछाल दिया था। वो मेरा नहीं गजाला के इन ढीले ढाले कपड़ों का कसूर था। वो चिढ़कर बोली, मेरे बदन पर कोई ढंग का लिबास होता तो मुझे उठाने के बजाय मेरी टांगों के दरमियान से गुजर कर मुंह के बल दूर जा गिरा होता। यकीन ना हो तो फैक्ट्री चलकर वीरा को पतलून पहनाकर मोतीलाल से लड़वा लेना। अव्वल खान इस बहस से महजूज होते हुए बोला तो मुझे ध्यान आया कि गाड़ी में मेरे और वीरा के अलावा भी कोई मौजूद है। मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। मैंने अव्वल खान से एहतजाज किया, तुम्हारे आदमी प्रताप अधिकारी को कहां लेकर गए हैं? कहीं भी नहीं। चंद लम्हों के लिए वीरा को भूल कर अपना सर पीछे घुमाओ तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब नजर आ जाएगा। अव्वल खान भी अपनी मुहिम की भरपूर कामयाबी पर खुशगवार मूड में था। मैंने इस्तरारी तौर पर गर्दन घुमाई तो एसटीएफ वालों की गाड़ी हमारे पीछे चली आ रही थी। अव्वल खान ने अकबनुमा आईने में मेरी तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगा। इस मुहिम के सारे मराहिल इतनी तेजी से अमल में आते चले गए थे कि हमने 5 बजने से पहले वापसी का सफर शुरू कर दिया था। दोनों गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज थी। इस वक्त तक सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़ भाड़ शुरू नहीं हुई थी और फिर क्लिफ्टन से गजरी के रास्ते जहांगीर की फैक्ट्री तक का सफर ज्यादा तवील नहीं था, इसलिए हम थोड़ी ही देर में फैक्ट्री पहुंच गए थे। अव्वल खान की गाड़ी का हॉर्न सुनकर गजाला सुल्तान शाह और जहांगीर के साथ नीचे आ गई थी। दोनों गाड़ियों के अंदर पहुंचने के बाद फाटक बंद कर दिया गया। नफरी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए रेशम खान को मजबूत डोरी का लच्छा और दीगर जरूरी सामान लेने के लिए भेज दिया गया। उसकी जगह अव्वल खान का एक मुसल्ला आदमी बंद फाटक के करीब जमकर खड़ा हो गया।